हेलो स्टूडेंट्स। जो आज टॉपिक हम दीक्षाल इंस्टीट्यूट में कवर करने वाले हैं वो है हमारी साइटोलॉजी। आज नया यूनिट स्टार्ट करूँगी मैं जिसका नाम साइटोलॉजी है एंड इट बेसिकली इंक्लूड्स 3 चैप्टर। साइटोलॉजी बेसिकली कनेक्टेड किससे है, तो अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी के या फिर मैं बात करूँ इस लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट जो एक सेल है, उस सेल के बारे में जितनी स्टडी हम करते हैं वो किस ब्रांच में की जाती है, साइटोलॉजी में की जाती है। साइटो मीन्स योर सेल, साइटो का मतलब यहाँ पर सेल है और लॉजी का मतलब है स्टडी। अगेन जहाँ भी लॉजी टर्म यूज़ इस्तेमाल होता है हम समझ लेते हैं कि वो स्टडी के बारे में बात की जा रही है। तो साइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है अबाउट द सेल, कि सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ से डिराइव हुआ, कहाँ से बना, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। किसी बेसिक स्ट्रक्चर को सेल कहने के लिए हमें क्या क्या बेसिक यूनिट्स की ज़रूरत होगी, तो वो सारी चीज़ें सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट इज़ योर सेल। इसका फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, सेल। सेल के बाद सेकंड पार्ट जो हम पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। कॉम्पोजिशन ऑफ सेल का मतलब है कि भाई ये जो सेल की आप बात कर रहे हैं, ये सेल कितने कंपोनेंट से मिलके बना है। ये क्या कहलाती है, आपकी बायोमोलिक्यूल्स कहलाता है। सेकंड क्या कहलाता है आपका, बायोमोलिक्यूल्स। और थर्ड अगर मैं बात करूँ तो सेल डिवीजन, मतलब बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग यूनिट है और इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जिससे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। सेल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा सेल से, और उसके बाद आपको सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल से। तो जब भी हम बात करते हैं आपके साइटोलॉजी में सेल की, बायोमोलिक्यूल्स की और सेल डिवीजन की, तो एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करवाया जा रहा है हमारे लिविंग सिस्टम को बनाने के लिए सेल के थ्रू। हमारे एनसीईआरटी की बात करें तो ये थर्ड यूनिट है आपका। सबसे पहला हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ा है हम लोगों ने। दूसरा पार्ट हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स पढ़ा है, जिसमें हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा था, और आपकी मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी प्लांट्स की पढ़ी, मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी कॉकरोच की पढ़ी, और फ्रॉक की पढ़ी, और अर्थवर्म की पढ़ी। ओके, थर्ड यूनिट में हमारा साइटोलॉजी ही इंक्लूड किया जाता है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द लिविंग सिस्टम के बारे में हमें एक्सप्लेन करेगा। सो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास में, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ योर सेल। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम यहाँ पर, सेल के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं आप लोगों को साइटोलॉजी में सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन दूँ तो शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है, बट फिर भी आई विल टेल यू। जैसे अगेन आई एम सेइंग कि बहुत बेसिक चीज़ है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाई ये जो लिविंग सिस्टम है ये किन कंपोनेंट से मिलके बना है, क्या क्या चीज़ें हमारे इस वर्ल्ड लिविंग सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, या इस लिविंग सिस्टम को बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का क्या है। तो उन सारी चीज़ों का आंसर करने के लिए हमने किस चीज़ को समझा, किस चीज़ को पढ़ा और किस चीज़ को जाना, अपने सेल को जाना। तो जब भी आप सेल की बात करते हैं तो अब बेसिक स्ट्रक्चर से लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को। लाइक व्हाट इज़ सेल। जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सेल क्या है, तो हम जवाब देते हैं इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डेफिनेशन में मैंने क्या बोला, मैं एक बार लिखती हूँ क्योंकि मुझे इसमें 3 टर्म्स आपको समझाने हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, 1 लाइन सेंटेंस कह सकती हूँ मैं इसे। तो ये जो 1 लाइन सेंटेंस बनाया गया है वो क्या कहता है, हमारी लाइफ का, या फिर मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। नाउ क्वेश्चन ये है, हमें डेफिनेशन तो हम लिख देते हैं, एक सेंटेंस का डेफिनेशन है, हर बच्चे को लर्न होता है। किसी से भी पूछा जाए व्हाट इज़ सेल तो दे ब्लंटली से दैट इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
मेरा क्वेश्चन ये है, या फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, मतलब ये जो सेल है, ये जो आप बोल रहे हो स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है हमारे लाइफ का, इसका एक्चुअली मतलब क्या है। अब अगर मैं बोलूँ, आप किसी भी एक बड़े स्ट्रक्चर की बात करते हो, लाइक मैं अपनी बात करूँ, ओके, तो आई एम अ स्ट्रक्चर, मैं एक स्ट्रक्चर हूँ। उस स्ट्रक्चर का जो बेसिक यूनिट है, वो बेसिक यूनिट कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका कौन, यही सेल। स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट कॉन्स्टिट्यूट करता है कौन, सेल। अब यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है सिंगल पार्ट। किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंगल पार्ट कहलाता है यूनिट। लाइक मैं बात करूं भाई, हमारे पास अलग अलग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एक, जैसे हम कोई भी स्कूल का नाम ले लें, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो इधर है, या हमारी सेकंड यूनिट जो है यहाँ पर सिचुएटेड है, थर्ड यूनिट स्कूल की हमारी बाहर है, या फोर्थ, टोटल हमारे स्कूल की 4 यूनिट्स है। तो वो हम क्यों बोलते हैं कि एक स्कूल है, उस स्कूल के 4 छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ए फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट एंड सो ऑन। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसका आप बात कर रहे हो, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आपका यूनिट कहलाता है, ओके। जैसे आप लोगों ने सेल के बारे में सुना होगा, सेल काफ़ी सारी चीज़ों को बोला जाता है। मैं बात करूँ, मेरे जो रिमोट में डले हुए बैटरीज़ हैं उसको हम सेल बोलते हैं, हम अपने फ़ोन को सेल बोलते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ, आप कभी कभी कंपार्टमेंट्स की बात करते हो, ऑफिस में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने जिसमें वर्कर्स बैठ के वर्क करते हैं, आप उसको सेल बोलते हो। तो कई जगह पे हम एक सेल टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सेल टर्म का मतलब क्या है, वही जो छोटी यूनिट, एक छोटा पार्ट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिवाइड करे, डिफरेंट डायरेक्शंस में मल्टीप्लाई करके एड ऑन होके और एक बड़ा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे, वही आपका सेल कहलाता है। या फिर उसके छोटे पार्ट को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो जब भी आप यूनिट की बात कर रहे हो, तो इट इज़ दैट पार्ट of our structure which is by repetition and by continuously adding or of that particular unit will form the big structure, एक बड़े structure का formation करेगा, ओके। इसके साथ साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में रन करवाई जा रही हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज़ आर रन विद द हेल्प ऑफ दिस सेल। अब भाई लॉजिकल सी चीज़ है, बना जिन चीज़ों से है तो फंक्शंस भी तो उन्हीं चीज़ों पे होगा। तो वो जो फंक्शन इन चीज़ों पे हो रहा है, वही पार्ट आपका क्या कहलाता है, यूनिट एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब ये तो मैंने आपको बताया सेल के बारे में। अब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखें, किसी भी, जैसे मैं बात करूँ, माई स्किन सेल इज़ मेड अप ऑफ सेल। मैं बात करूँ एक लकड़ी के पीस की, तो वो सेल से मिलके बनी है। मैं बात करूँ प्लांट जो है वो सेल से मिलके बना है। जो थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आपके हाथ पे प्रेजेंट है, जो आपको दिख भी नहीं रहे हैं, वो भी सेल से मिलके बने हैं। तो जब भी हम बात करते हैं भाई सेल सेल सेल, आपने बोला कि पूरा लिविंग सिस्टम किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है, ओके, हमने माना सेल से मिलके बना है। पर ये सेल हमें आज तक कभी दिखा नहीं। मेरी स्किन पे मैंने कभी किसी सेल को नहीं देखा। ये जो स्किन मुझे दिख रही है, स्किन के कोई मुझे कंपार्टमेंट्स नहीं दिख रहे हैं जिसमें मैं बता सकूं कि भाई हाँ ये सेल से मिलके बना है। तो अगर हम सिंपल बेसिक चीज़ को पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो पार्ट सेल की बात कर रहे हो आप, वो सेल डिस्कवर कैसे हुआ, तो सेल डिस्कवर हुआ बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप। मतलब हमारे लिविंग सिस्टम में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने की वजह से जिस पार्ट का मतलब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, तो माइक्रोस्कोप के डिस्कवर होने की वजह से सेल डिस्कवर हुआ। जैसे मैं बात करूं भाई, आपके पास एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आपके हाथ में आ जाता है, तो आप क्या करते हो, बड़ी बड़ी किसी भी चीज़ को, आपके क्लॉथ्स हैं, आपके नोटबुक्स में लिखे हुए कुछ वर्ड्स हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ को, जैसे ही आपके हाथ में वो मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, आप सारी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते हो। सेम चीज़ एंटनी वॉन लीवनहुक ने सबसे पहले जो है आपका, हम क्या बात करें, जब सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने रॉबर्ट हुक ने आपकी डिस्कवरी करना स्टार्ट करी, किसकी, सेल की। भाई कैसे, उन्होंने एक कॉर्क का पीस लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर लगाया, माइक्रोस्कोप में लगा के क्या देखा, माइक्रोस्कोप में लगा के देखा कि भाई ये जो
कॉर्क का पीस है ये तो फर्दर कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। मतलब जब उन्होंने एक कॉर्क के पीस को लिया तो कॉर्क के पीस को लेके कुछ ये स्ट्रक्चर दिखा, ये देखिए, कैसा स्ट्रक्चर है ये? एक हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर। किसके अंदर देखा गया सबसे पहले? माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जब हुई तो एक्साइटमेंट हुआ, एक्साइटमेंट होके कॉर्क का पीस लाया गया और उसको माइक्रोस्कोप में लगा के जब ऑब्जर्व किया तो देखा भाई ये जैसा ऊपर से दिखने में है ये एक्चुअली वैसा है ही नहीं, बल्कि ये तो फर्दर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, बिल्कुल बर के छत्ते जैसा, हनी कोम जैसा। तो वो जो हनी कोम जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, उन्होंने इस पार्ट को क्या बोला कि भाई ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है और यही स्ट्रक्चर आपके क्या हैं? सेल्स हैं। ये क्या है आपके स्ट्रक्चर्स? सेल्स हैं। तो सबसे पहले डिस्कवरी कुछ इस तरीके से हुई, सेल्स की डिस्कवरी हो चुकी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले आपका जो सेल है, डेड कॉर्क का पीस जो है वो आपका डेड पीस होता है, उस सेल को ऑब्जर्व कर लिया। फिर उसके बाद जब फर्दर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे कई सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी कुछ थ्योरीज दी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने आपका सेल जो था वो देख लिया। रॉबर्ट हुक के बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे दो साइंटिस्ट और आए। दो साइंटिस्ट में सबसे पहले थे आपके मैथियास शिंदे। सबसे पहले जो मैथियास शिंदे थे उन्होंने आके क्या बोला कि भाई सिर्फ प्लांट का कॉर्क पीस इस छोटे कंपार्टमेंट से मिलके नहीं बना, इस सेल से मिलके नहीं बना, बल्कि पूरा का पूरा प्लांट जो है वो किन छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना है? इन्हीं सेल्स से मिलके बना है। तो मैथियास शिंदे ने क्या बोला? मैथियास शिंदे ने बोला कि जो सेल है इट इज़ मेड अप ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, जितने भी प्लांट इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, सिर्फ कॉर्क का पीस ही नहीं, सिर्फ जिस प्लांट से वो कॉर्क का पीस निकाला गया था सिर्फ वही पार्ट सेल से मिलके नहीं बना, बल्कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में प्रेजेंट जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। उसकी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिसका नाम था थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान ने आके बोला कि भाई नहीं, सिर्फ प्लांट सेल से मिलके नहीं बने, बल्कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में प्रेजेंट जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। तो सबसे पहले हमारा जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखा, एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, उसके बाद हमारा जो रॉबर्ट हुक उन्होंने सबसे पहला क्या बोल सकते हैं हम, कॉर्क के पीस में, प्लांट के कॉर्क के पीस में हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर देखा जिसको उन्होंने सेल नाम दिया। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, एक तो मैथियास शिंदे, ही सेड एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, और थियोडोर श्वान सेड एवरी नॉट only the plant but all the living organism which is present over the earth, जितने living organism इस अर्थ पे present हैं they all are made up of cell। उसके बाद जब दोनों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया तो क्वेश्चन है ठीक है, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं, प्लांट सेल से मिलके बने, एनिमल सेल से मिलके बने, बैक्टीरिया, मतलब बेसिकली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब किससे मिलके बने? सेल। क्वेश्चन इज़ कि ये जो सेल है ये आता कहाँ से है? भाई आप बोल रहे हो कि सेल से मिलके बना, मैं सेल से मिलके बनी, आप सेल से मिलके बने, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट सेल से मिलके बने, बट फ्रॉम वेयर दीज सेल्स केम फ्रॉम, कहाँ से आए या कहाँ से आते हैं? इसका जवाब देने के लिए एक थर्ड साइंटिस्ट हमारे पास हमारी लिस्ट में जुड़े जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो सेड दैट ओमनी सेल्युला ई सेल्युला, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमनी सेल्युला ई सेल्युला, जिसका मतलब था एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी लिविंग सेल इस दुनिया के अंदर प्रेजेंट हैं एवरी लिविंग सेल इज डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहाँ से आया है? पुराने बने हुए सेल से मिलकर आया है। तो यहाँ पर हमने क्या बनाई? सेल थ्योरी बनाई। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके क्या दी? आपकी सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी क्या कहती है भाई? सेल थ्योरी कहती है सबसे पहला सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा पॉइंट सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा पॉइंट, थर्ड
एवरी सेल, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट रुडोल्फ विर्चो के थ्रू दिया गया, दैट एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कीजिए, मिक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कीजिए, या फिर आप अपनी खुद की बात कीजिए, हर ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में प्रेजेंट किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके बना होता है। क्लियर? अब जब आप सेल थ्योरी की बात कर ही रहे हैं, तो सेल थ्योरी किन किन साइंटिस्ट के थ्रू दी गई, तो हमसे नाम पूछे जाते हैं। तो मैथियास शिंडे, थियोडोर श्वान, कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है तो हम ये मार्क कर देते हैं, या फिर आपका रुडोल्फ विर्चो गिवन होता है तो हम वो भी देते हैं, क्योंकि सेल थ्योरी जो कंबाइन की गई वो तीनों पॉइंट से मिलके 4 पॉइंट से मिलके गई। Cell is the structural unit of life, cell is the functional unit of life, every living organism is made up of cell, and fourth point is cell arises from the pre-existing cell, every cell arises from the pre-existing cell। हर सेल किससे मिलके बना है? एक प्री एक्सिस्टिंग सेल से मिलके बना है। अब नेक्स्ट पार्ट जो जो डिस्कस कर रही हूँ वो क्या है कि भाई आप पूरी की पूरी सेल की बात कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं, सारे प्लांट सेल से मिलके बने, एनिमल सेल से मिलके बने, सेल प्री एक्सिस्टिंग सेल से मिलके बनता है। क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो सेल है, ये सेल किससे मिलके बना है? ये सेल कहाँ से आता है? ये सेल की कॉम्पोजिशन क्या है? अगर मेरे सामने कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हाउ विल आई आइडेंटिफाई दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज अ सेल? ये मार्कर मेरे सामने प्रेजेंट है, इज इट अ सेल? नो या यस? हाउ डू आई नो? मुझे नहीं पता चलेगा। भाई जो मेरे घड़ी में प्रेजेंट बैटरी है वो सेल है, ठीक है, हाँ सेल है। तो हाउ आर यू डिस्टिंग्विशिंग दैट सेल फ्रॉम दिस सेल? मतलब इस सेल से उस सेल को आप कैसे अलग करते हैं? तो उसके लिए अब हमने क्या बोला कि किसी भी सेल को सेल होने के लिए दैट शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ 3 कंपोनेंट्स, मतलब 3 कंपोनेंट की प्रेजेंस यहाँ पे मस्ट है। क्या मस्ट है? कौन कौन से कंपोनेंट की? मतलब आपके सामने कोई स्ट्रक्चर गिवन है, अगर वो सेल है तो वो सेल क्यों है, किस वजह से है, या फिर किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप सेल बोलते हैं तो किन सिचुएशंस पे बोलते हैं, किन कंडीशंस पे बोलते हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। तो देखें बेटा, सबसे पहले जब हम सेल की कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो 3 चीज़ें यहाँ पे मस्ट हैं। प्रेजेंस ऑफ 3 थिंग्स। सबसे पहला, मतलब मैं हेडिंग यहाँ लिख देती हूँ, सेल मस्ट कंटेन, मतलब if these 3 structure is present in a particular, if these 3 components are present in a particular structure, then that structure will particularly called as a cell, otherwise it will not। अगर है तो कहा जाएगा, वरना नहीं कहा जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका प्लाज्मा membrane, second is your cytoplasm, and third is your nucleus। So students देखें, मैंने क्या बात करी? हम बात कर रहे हैं सेल के 3 कंपोनेंट्स की। अगर ये 3 कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सेल नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बॉडी, हमारे सेल का एक ऐसा पार्ट है जो कि बाउंड्री बनाता है। भाई मैंने बोला मुझे कोई स्कूल का कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे किसी घर का कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर मुझे कोई भी मान लीजिए एक रहने की जगह बनानी है। ओके, हम कैंपिंग के लिए जाते हैं, या हम बाहर जो पहाड़ों पे आपने देखा होगा टेंट बना के लोग रहते हैं, तो वो लोग सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं? किसी भी जगह पे जाके रहने का सबसे पहला काम कर रहे हैं टेंट का फॉर्मेशन। टेंट क्या है? टेंट इज़ लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अपने पर्सनल चीज़ों का, अपनी पर्सनल सामान का, जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब का सेपरेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। बाहर के एटमॉस्फेयर से अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना ही आपका क्या कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैंने बोला कि भाई सेल का फॉर्मेशन कर रही हूँ मैं, तो जो सेल का फॉर्मेशन होगा, ये सेल का फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होगा? ये सेल का फॉर्मेशन होगा जब आप कंपार्टमेंटलाइजेशन करोगे कि भाई ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। मेरे एक घर के अंदर 4 रूम्स हैं, तो वो 4 रूम्स किसकी वजह से बने हैं? 4 वॉल्स की वजह से बने हैं। वो जो 4 वॉल्स मुझे दिख रही हैं वो एक रूम को दूसरे रूम से सेपरेट करने का काम कर रही हैं, या फिर मेरे घर की जो 4 दीवारी है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मेरे घर को सेपरेट
करने का काम करती है। तो अगर मैं बोलूँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो वो एरिया जो है वो इन्वायरमेंट से ही क्या रहेगा, मिक्स्ड रहेगा, सेपरेट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट से सेपरेशन बनाना होता है। एक घर बनाने के लिए हमें सेपरेशन करना होता है, या जहाँ भी हम जा रहे हैं और टेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रेजेंस है वो मस्ट है। दूसरी मैंने बात करी आपकी साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म की अब बात करें बेटा, तो जितना भी कंपोनेंट हमारे सेल में प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गेनल्स हमारे सेल में प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनल्स को लगातार एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए दे रिक्वायर अ लिक्विड मैट्रिक्स एंड दैट लिक्विड मैट्रिक्स इज प्रोवाइडेड बाय द साइटोप्लाज्म। मतलब जितने भी ऑर्गेनल्स हमारे सेल में प्रेजेंट हैं, सारे के सारे ऑर्गेनल्स के अंदर केमिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और इन केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने का काम आपका कौन करता है, हमारा साइटोप्लाज्म ही करता है। तो अगर मैं साइटोप्लाज्म को बाहर निकाल देती हूँ तो सेल एक ड्राई कंडीशन में चला जाएगा। जितनी केमिकल एक्टिविटीज़ उसके अंदर रन कर रही हैं वो केमिकल एक्टिविटीज़ रन नहीं करेंगी और सेल जो है वो डेड हो जाएगा, सेल रहेगा ही नहीं। ओके, मतलब मैं क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू रिमूव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द सेल, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू रिमूव द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू रिमूव द न्यूक्लियस फ्रॉम द सेल। तो हमें जवाब देना पड़ता है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगी, इट इज़ अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल विल नॉट रिमेन एज अ सेल, पहला चीज़। दूसरा मैं एक्सप्लेन कर दिया भाई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेशन बना रहा है, सेपरेशन नहीं होगा तो इंटरनल एनवायरनमेंट विल गेट मिक्स अप विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द वर्किंग एंड फंक्शनिंग विल स्टॉप देयर। ओके, तो एक्सप्लेन हमें करना पड़ता है। आगे साइटोप्लाज्म से जब बढ़े तो हम न्यूक्लियस पर आए। न्यूक्लियस हमारे सेल का ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे, फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं तो आपने देखा होगा कि फिजियोलॉजी में ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए एक ब्रेन रिस्पॉन्सिबल था। ओके, चाहे मैं बात करूँ with the help of neurons और with the help of chemical coordination, तो दोनों पार्ट्स में हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो किसकी हेल्प से जो बॉडी का सेल है वो किसकी हेल्प से वर्क करेगा, न्यूक्लियस की हेल्प से। जिस तरीके से मेरी बॉडी में ब्रेन हर पार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सेम न्यूक्लियस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, सो न्यूक्लियस की बात करी तो ब्रेन ऑफ द सेल है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल बेसिक चीज़ बोलूँ कि भाई न्यूक्लियस एक्चुअली काम क्या करता है, ये तो आप बताइए। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेशन दे रही है, मैं बात कर रही हूँ जो साइटोप्लाज्म है वो एक लिक्विड मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है, सारे ऑर्गेनल्स उसके अंदर ही रन करते हैं। सेम चीज़ आप ये बताइए कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस काम क्या करता है। तो न्यूक्लियस एक मेजर रोल प्ले करता है, वो हम जेनेटिक्स में समझेंगे, जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एट अ प्रेजेंट टाइम जो हम सेल बायोमॉलिक्यूल्स और सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं, उसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस परफॉर्म करता है बहुत ही बेसिक फंक्शन, और वो है आपका सेल डिवीजन। आपको मैंने अभी एक सेंटेंस बोला रुडोल्फ विर्चो का, दैट इज़ एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग सेल। और सेल डिवीजन को कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मुझे एक पुराने सेल से एक नए सेल को बनाना है तो उसको बनाने के लिए मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो सेल विल नॉट डिवाइड, और जब सेल डिवाइड नहीं करेगा तो आपका क्या नहीं होगा, जो सेल है वो सेल नहीं कहलाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। जब भी आप बात करते हो न्यूक्लियस की, तो अभी मैंने बोला कि कोई भी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है वो सेल नहीं कहलाता है, बट एक्सेप्ट आरबीसी। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन आरबीसी की, तो ह्यूमन हमारी जो आरबीसी है उस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन तब भी वो सेल कहलाती है। तो वो एक्सेप्शन है। लेकिन अगर आप बाकी इसके अलावा किसी भी लिविंग सेल की बात करते हैं तो हर सेल जो है वो किससे मिलके बना है, न्यूक्लियस, cytoplasm and plasma membrane. These are the basic components of the cell, and the cell must contain these components, otherwise the cell will not remain as a cell. Okay, अब हमने जब बात करी सेल की तो भाई सेल को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब कैसे डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इट इज़ ऑलवेज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, अगर आप शेप के बेसिस पे बात करते हैं
तो भाई अब बैक्टीरिया सेल की बात की जाए, बैक्टीरिया सेल को मैंने डिवीजन ऑफ सेल या फिर सबसे पहले है आपका टाइप्स ऑफ सेल्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेल्स में आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पे आपने सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया भाई, तो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे मैं बैक्टीरियल सेल की बात करूं तो कॉमा शेप्ड में, स्पाइरलम शेप में, रॉड शेप में और सर्कुलर शेप में। ये वाइब्रियो कहलाता है, ये स्पाइरलम कहलाता है, ये रॉड शेप्ड कहलाता है और ये आपका कोकस कहलाता है। ओके, सो हमने क्या बात करी, जब भी आप टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो वाइब्रियो है, स्पाइरलम है, रॉड शेप्ड है और आपका कोकस शेप्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप फिर मैं बात करूं भाई हमारी बॉडी में हमने सेल को देखा है। आरबीसी की मैं बात करूं तो आरबीसी बाइकॉन्केव इन नेचर होती है। ओके, फिर मैं बात करूं ओवम की तो भाई सर्कुलर होती है। मैं बात करूं स्पर्म की तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ओके, फिर मैं बात करूं आपके न्यूरॉन की तो न्यूरॉन कुछ इस तरीके से था। ओके, तो शेप के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे हमने सेल्स को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल हम ऑस्ट्रिच एग का नाम देते हैं। ऑस्ट्रिच एग एक लार्जेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल में और लॉन्गेस्ट सेल में देयर इज़ अ डिफरेंस। लार्ज मतलब बड़ा होना और लॉन्ग मतलब लंबा होना। न्यूरॉन जो है आपका वो लॉन्गेस्ट सेल कहलाता है। हमारे बॉडी में अगर मैं बात करूं एक्सन की वजह से जो न्यूरॉन का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एलोंगेटेड है एज़ कम्पेयर टू द अदर सेल। ओके, तो बेसिस पे डिवाइड करें, सेल के टाइप के बेसिस पे डिवाइड, शेप के बेसिस पे डिवाइड करें तो कई सारे शेप्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ कुछ सेल्स का जो शेप है वो फिक्स होता है, कुछ कुछ सेल का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता। लाइक ये कहलाती हैं आपकी अमीबॉइड सेल्स। कैसी सेल्स कहलाती हैं? अमीबॉइड सेल्स कहलाती हैं। अमीबॉइड सेल्स हमारी वो सेल्स हैं जिनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल हैं आपकी WBCs। हमारे WBCs की कई सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, बल्कि कैसी कहलाती हैं? ए शेप्ड कहलाती हैं, अमीबॉइड कहलाती हैं। ओके, ऑस्ट्रिच एग की बात करें तो लार्जेस्ट सेल, और अगर मैं बात करूँ न्यूरॉन की तो न्यूरॉन इज़ आर लॉन्गेस्ट सेल। ओके, आरबीसी एक ऐसा सेल है हमारी बॉडी का विच इज़ नॉट हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन इट। ओके, तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। अब जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हमें यहाँ पे पढ़नी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने सेल को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं भाई? एक तो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है आपका यूकैरियोटिक सेल। देखें, सेल को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला है आपका प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज योर यूकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो प्रोकैरियोटिक सेल ही है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर हमें किसके बारे में पढ़ना है? यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही पढ़ना है। ओके, तो बस कुछ चीज़ें अलग हैं प्रोकैरियोटिक सेल की यूकैरियोटिक सेल से। अब
बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए क्या है। जब भी आप यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो इन सेल्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब जब भी हम बात करते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये एक ऐसा सेल है जो कि इस दुनिया में बनने वाला सबसे पहला सेल रहा है। ओके, जैसे आपने एनिमल किंगडम पढ़ी, तो एनिमल किंगडम में आप लोगों ने समझा कि जब भी हम मोनेरा एनिमल किंगडम कह रही हूँ सॉरी, डाइवर्सिटी जब हमने पढ़ी तो हमने डिवाइड किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो बेसिक डिफरेंस बोला गया था, बोथ आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दोनों कैसे ऑर्गेनिजम्स थे? यूनिसेलुलर। दोनों यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी डिफरेंट कैटेगरीज़ में प्लेस किए गए थे। क्यों डिफरेंट कैटेगरीज़ में प्लेस किए गए थे? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा, इन दोनों का यूनिसेलुलर तो है, लेकिन जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव सेल है। एक मैं कह सकती हूँ कि एडवांसमेंट जो है इसके अंदर कम है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक सेल की तो ये एक एडवांस सेल माना जाता है। ओके, तो सबसे पहले प्रो का मतलब है पहला, फर्स्ट। प्रो का मतलब है फर्स्ट या फिर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। ओके, यूकैरियोटिक की अगर मैं बात करूं तो ट्रू सेल। कैरियोटम जहाँ पे भी आता है हमें समझ लेना चाहिए कि वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस को शो करती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में अगर एक मेजर डिफरेंस बोला जाए तो वो मेजर डिफरेंस क्या है? वो मेजर डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल इस दुनिया में बनने वाला सबसे पहला सेल और प्रिमिटिव सेल बनाता है, और जब भी मैं बात करती हूँ यूकैरियोटिक सेल की तो ये ट्रू सेल कहलाता है। ओके, इसके साथ साथ एक चीज़ और जो हमें इम्पॉर्टेंट समझनी है वो क्या है कि जब भी आप प्रिमिटिव सेल की या फिर एक ट्रू सेल की बात कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस क्यों जनरेट हुआ, या ऐसे सेल्स हमने क्यों बनाए हैं जो कि प्रिमिटिव है और एक आपका बिल्कुल नया है। या फिर मैं क्या बोल रही हूँ बार बार कि यूकैरियोटिक एक एडवांस टाइप ऑफ सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रॉपर एडवांस सेल नहीं है। जब यूकैरियोटिक एक प्रॉपर एडवांस सेल है तो हमने यूकैरियोटिक सेल ही क्यों नहीं बनाया, प्रिमिटिव सेल क्यों बनाया, प्रोकैरियोटिक सेल का डेरिवेशन क्यों किया? तो उसका जवाब ये है कि हम जब भी बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पार्ट से एक जगह से दूसरी जगह पे बढ़ने की, तो हमेशा जो पहली बनी हुई चीज़ होती है वो लेस एडवांस होती है एज़ कम्पेयर टू द न्यूली फॉर्म थिंग। ओके, जैसे मैंने बात करी कि भाई मैं किसी चीज़ काम को करना पहली बार शुरू कर रही हूँ, लाइक मान लीजिए मैंने एक चपाती बनाना शुरू किया, तो उस चपाती के अंदर जो सबसे पहली चपाती मैंने अपनी लाइफ में बनाई होगी वो ऑब्वियसली कैसी होगी? अनशेप्ड होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने बनाती गई अपने का मतलब जो एक्सपीरियंस है मुझे उसमें बढ़ता गया, तो ऑब्वियसली अब जो चपातीज़ मैं बनाती होंगी वो कैसी होंगी? ज़्यादा गोल होंगी, ज़्यादा प्रॉपर शेप्ड होंगी, सॉफ्ट होंगी। तो जो पार्ट है वो क्या हो, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया? इम्प्रूव हो गया। सेम जब प्रोकैरियोटिक सेल बना और उसके अंदर कुछ कमियां थी, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत हुई, तो धीरे धीरे हम क्या करते गए? उसमें एड ऑन करते गए, और एडिशन करते करते हमने उसी सेल को, मतलब नो डाउट यूकैरियोटिक सेल इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। हमारा यूकैरियोटिक सेल भी किससे मिलके बना है? प्रोकैरियोटिक सेल से के ही एडवांसमेंट से बना है। दोनों चीज़ें अलग नहीं है, एक ही हैं, पर ये पीछे रह गया और ये आगे बढ़ गया। जैसे मैं बात करूँ, एक रूम मैंने लिया, उस रूम में सिर्फ 4 वॉल्स प्रेजेंट थी। सबसे पहले मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ी, मैंने लाइट लगवाया, फ़ैन का ज़रूरत हुआ, मैंने फ़ैन लगवाया। फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट मुझे बढ़ती गई वैसे वैसे चीज़ें मैं बढ़ाती गई कि मुझे एक बेड की ज़रूरत है, मुझे पेंट करवाना है, मुझे आपका फ्रिज की ज़रूरत है, और रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, या फिर मैं बात करूँ कूलर की ज़रूरत है, AC की ज़रूरत है, फिर डेकोरेशन के आइटम्स की ज़रूरत है। तो हम धीरे धीरे चीज़ों के अंदर एडवांसमेंट करते गए और कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या कर दिया?
प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्रूवमेंट दे दिया। ओके, सो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल को फर्स्ट प्रिमिटिव सेल इसीलिए क्या कहा गया कि जब सबसे पहले नेचर ने जो सेल बनाया उसमें कुछ कमियाँ थी, फिर उसको डेवलप करते 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 यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन कर दिया। अब जब आप यूकैरियोटिक सेल के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है ये बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट शो करके डिफरेंट ऑर्गेनल्स का अडेप्टेशन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट हैं पर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं है। देखें आप, सो स्टूडेंट्स, ये है आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं ये सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल की यूकैरियोटिक सेल से, तो यहाँ पे आपको एक मेजर डिफरेंस समझ में आ जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। मैंने सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक प्रोकैरियोटिक सेल बना के दिखाया है, सिमिलरली मैं आपको एक यूकैरियोटिक सेल बनाऊँगी और एक मेजर डिफरेंस शो करने की कोशिश करूँगी कि दोनों के अंदर एक एक्चुअल जो डिफ्रेंसीशन आपको दिख रहा है, ये डिफ्रेंसीशन किसके बेसिस पे कैसे कैसे और क्यों होता है। लाइक ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसमें न्यूक्लियस आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, कुछ फ्लैप लाइक सीलिया फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर जो हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये सब क्यों होता है, क्या होता है, कैसे कैसे पूरा हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ये सब हम इसके अंदर अब डिस्कस करेंगे।